हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है किसी भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो बताइए, किसी भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को ये वाला पढ़ाया भी है कि जो भाषा की मूलभूत इकाई है उसे स्वनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से हिंदी की स्वनिम व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं सही नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो स्वनिम व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि स्वन या ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है। बिल्कुल सही। स्वनिम व्यवस्था खंडे व खंडेतर ध्वनियों पर आधारित होती है। ये भी सही है। फिर स्वर और व्यंजन खंडेतर ध्वनियां हैं। ये चीज सही नहीं है। फिर खंडेतर ध्वनियों को ध्वनियों से अलग नहीं किया जा सकता। ये भी सही है, क्योंकि हम सबको पता है कि स्वर और व्यंजन जो होते हैं वह क्या होते हैं? खंड्य ध्वनियां होती हैं। कौन सी ध्वनियां होती है? खंड्य ध्वनियां होती है, ना कि खंडियतर होती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, लिखा हुआ है कि स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है। यह किसका कथन है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है स्टेटमेंट कि स्वनिम जो है वो मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वह किसका है बताइए। मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को याद होना चाहिए। किसका कथन है ये? बिल्कुल करेक्ट। ये है डोनियर जोन्स का। किसका है? डोनियर जोन्स का। फिर देखिए, खंड्य ध्वनियां है। खंड्य ध्वनियां कौन सी है? तो बताइए, खंड्य ध्वनियां जो है वो स्वर तथा व्यंजन है। ये मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है, ठीक है। स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो खंड्य ध्वनियां होते हैं, न कि खंडियेतर होते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है किसके आधार पर स्वर हर्ष या दीर्घ होते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा मात्रा के आधार पर होते हैं। फिर देखिए, ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है। तो ध्वनि को सुर की सहायता से, ठीक है, सुर की सहायता से उच्च या निम्न किया जा सकता है। फिर देखिए, अभिप्सित अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है यदि उपयुक्त संगम या संहिता न हो, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लिखा है मध्य स्वर का उदाहरण है। तो मध्य स्वर का कौन सा उदाहरण है? अ जो है वो मध्य स्वर का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है अ का वो मुख के मध्य भाग से होता है, जिह्वा के मध्य भाग से होता है। आप देख सकते हैं, बोल के देखिए। फिर देखिए, लिखा उ, बड़ा उ और ओ उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है ये? तो ये है पश्च स्वर का उदाहरण। क्यों? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं उ, ओ, तो कहीं ना कहीं मुख के पश्च भाग से जो उच्चारण है, जो ध्वनि है, वह निष्कासित होती है। देखिए, लिखा है अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? अर्ध संवृत यानी, देखिए, समृद्ध का अर्थ मैंने आपको बताया था। समृद्ध का अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है बंद। समृद्ध का क्या अर्थ होता है? बंद। अर्ध समृद्ध यानी आधा बंद। तो मुख आधा बंद रहे तो कौन सी ध्वनि निकल सकती है? ए, ओ, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से किन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कि अ, आ, ई और ए, ठीक है। जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ वृत्तमुखी नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार के होते हैं? घोष एवं अघोष होते हैं। और घोष अघोष मैंने दोनों काफी ज्यादा अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया था। बताइए, घोष ध्वनि क्या होती है, अघोष ध्वनि क्या होती है। तो याद रखिएगा, घोष का दूसरा नाम क्या होता है? सघोष होता है। घोष का दूसरा नाम क्या होता है? सघोष होता है। याद रखिएगा, जो घोष होते हैं बेसिकली जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होता है वे घोष या सघोष कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा तीसरा और चौथा वर्ण होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये क्या हो जाता है? घोष हो जाता है। ये क्या हो जाता है? घोष हो जाता है। और फिर उसके बाद जो पहला और दूसरा हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए क और ख, क ख पहला और दूसरा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अघोष। ये क्या हो जाएगा? अघोष, अघोष, ठीक है। बहुत हौच पौच हो गया था। फिर से देखिए, ये जो घोष हो जाएगा ये किसी भी वर्ग का, जैसे मान लीजिए क वर्ग ले लीजिए, तो क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि ग, घ और अंग,
और फिर उसके बाद अघोष में पहला और दूसरा यानी कि क और ख। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि मैंने ये चीज़ पढ़ाया है, फिर भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए, दंत्योष्ठ वर्ण जो है वो एक ही हम लोगों को पता है, व का उच्चारण करते हैं तो दांत और होठ दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। फिर देखिए, जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? द्योष्ठ वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे दोनों होठों को स्पर्श करते हैं। फिर देखिए, ठ, ढ और न व्यंजन है किस वर्ण के? तो ट वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन है ये सारे, क्योंकि इसके उच्चारण में मूर्धा से ध्वनि निकलती है। किससे निकलती है? मूर्धा से। अब देखिए, क वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं। क वर्ग के व्यंजन को कंठ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन। निम्न में काकल्य व्यंजन क्या है? निम्न में काकल्य व्यंजन है ह को काकल्य व्यंजन बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये समटाइम्स ऐसा होता है कि इस तरीके का जो वन लाइन क्वेश्चन होता है वो हम भूल जाते हैं, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। काकल्य व्यंजन जो होता है उसे ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, च वर्ग के सभी वर्गों को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। च वर्ग के सभी वर्गों को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण से वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलती है। यह व्यंजन प्रकंपित वर्ण है। यह व्यंजन क्या है? प्रकंपित वर्ण है। जैसे कि र क्या हो जाएगा? प्रकंपित वर्ण हो जाएगा। देखिए, ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण से वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकलती है। जब भी आप ल बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये मान लीजिए आपकी जीभ है, तो जो वायु है इधर से भी निकलती है और इधर से भी निकलती है। एक बार आप उच्चारण करके देख लेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित में उक्षिप्त व्यंजन कौन से है? तो याद रखिए, नुक्ता के साथ जो ड़ है और जो ढ है, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? उक्षिप्त व्यंजन कहलाता है। देखिए, नासिक्य व्यंजन क्या होता है? पंचमाक्षरों को नासिक्य व्यंजन बोलते हैं, यानी सभी वर्गों का जो पांचवा अक्षर है, पांचवा, ठीक है, जिसमें कि अंगा आता है, इया आता है, इस तरीके का जो व्यंजन होता है उसे बोलते हैं नासिक्य व्यंजन। अब देखिए, किसी भी वर्ग के पहले एवं तीसरे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। फिर उसके बाद देखिए, याद रखिएगा कि अल्प प्राण क्या होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्रश्वास की कम मात्रा लगती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अल्प प्राण में उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, देखिए, महाप्राण व्यंजन क्या है? तो महाप्राण व्यंजन जो होता है वर्ग का दूसरा एवं चौथा व्यंजन जिसको होता है वो बोलते हैं महाप्राण। और अल्प प्राण में क्या आ जाएगा? बताइए। पहला और तीसरा वर्ण आ जाएगा। एकदम अच्छे से उसको याद कर लीजिए। अब देखिए, निम्नलिखित में घोष वर्ग कौन सा है? तो ढ, द, ब, य, र, व, ह, ये सभी घोष वर्ग है। और घोष वर्ग भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किसी भी वर्ग में आप जाते हैं तो उसका जो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है उसे घोष वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो असत्य है? तो याद रखिए, कौन सा कथन जो है असत्य है? हिंदी में संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 है। बिल्कुल सही, मैंने पढ़ाया है। प्रत्याभरण शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। बिल्कुल सही है। तद्भव उपसर्गों का विकास संस्कृत अवयव से हुआ है। फिर है बिल्कुल शब्द तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल शब्द में तद्भव उपसर्ग का, तो ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल शब्द में विदेशज उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। याद रखिए, किसका? विदेशज उपसर्ग का। फिर निम्नलिखित में से अव उपसर्ग वाले सभी शब्द कौन से हैं? तो अवस्था, अवतल और अवनति। फिर देखिए, अनमोल 19 औसर शब्दों में उपसर्गिक भेद है। ये क्या हो जाएगा? तद्भव उपसर्ग। याद रखिएगा। फिर देखिए, नामुमकिन, खुशबू बनाम शब्दों में कौन सा विदेशज उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा फारसी के उपसर्ग। ये क्या हो जाएगा? फारसी के उपसर्ग। अब देखिए, निम्न शब्दों में से किनमें आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उसका अर्थ हो जाएगा, एक हो जाएगा बोझा, दूसरा हो जाएगा घेरा। फिर गाड़ी, घाटी, चोरी शब्दों में किस प्रकार के प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं? इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा उनवाचक तद्धित प्रत्यय। याद रखिएगा। फिर देखिए, समास का क्या कार्य है? तो शब्दों का संक्षेपण करना, मैंने पहले ही बताया था। देखिए, निम्न में से किस समास का केवल प्रथम
पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का और दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समास जो है वो कारक से जुड़ा होता है? तो तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा होता है। इसमें मैंने आप लोगों को 5 प्रकार पढ़ाए थे, ठीक है? अगर नहीं देखा होगा क्लास तो जाकर देख लीजिएगा। समास का एक अलग से क्लास लिया हुआ है। देखिए निम्न में करण तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन से हैं? तो ये हो जाएगा सुरकृत, रसभरी, ईश्वर प्रदत्त। फिर उसके बाद देखिए जलज अंडज में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मैंने आपको बताया था कि जो बहुव्रीहि समास होता है वो विशेष अर्थ को प्रकट करता है। फिर निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं? तो ये हो जाएगा तिथियों व नदियों के नाम स्त्रीलिंग की श्रेणियों में आते हैं। सदा बहुवचन शब्द होता है प्राण एवं हस्ताक्षर, ये होते हैं बहुवचन। फिर देखिए अलग या पृथक होने का भाव निम्न में से किसकी विशेषता है? तो अपादान कारक की। इसमें क्या होता है? अपादान कारक होता है से या के द्वारा, ठीक है। देखिए लिखा निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिकरण कारक को संतुष्ट करता है? तो पहला हो जाएगा वह अपराधी इस टनल के अंदर बैठा है। फिर है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा है कि आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हरिश्चंद्र जो है ये जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है, ठीक है। देखिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि देख लीजिए कोई, कुछ, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऐसी घटनाएं तो मैंने कभी नहीं देखी। किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? ये हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो सारा क्लास हो रहा है वो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले वो वाली जो कंटेंट वाली क्लास है जिसमें सारा थ्योरी पार्ट पढ़ाया गया है वो नहीं देखी होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहे होंगे। बट जिसने ये कंटेंट वाली जो क्लास है, ठीक है, व्याकरण वाली, संपूर्ण व्याकरण करके एक क्लास होगा हिंदी भाषा का, अगर वो सारा देखा है तो ये सारे क्वेश्चन उस पर मतलब सारे बच्चों से खुद ब खुद बनेंगे। देखिए तैरना भी एक कला है। इस वाक्य में तैरना क्या है? तो तैरना भी क्या है? एक कला है। ये हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा क्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आश्रित उपवाक्य क्या होता है? तो आश्रित उपवाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य में बेसिकली आश्रित उपवाक्य होता है। याद रखिएगा जो मिश्र वाक्य मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक मेन वाक्य होता है और एक होता है आश्रित उपवाक्य जो इसी के सहारे रहता है, ठीक है, आश्रित रहता है इस पर। तो ये होता है मिश्र वाक्य में। देखिए आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। देखिए खंडियतर ध्वनियों के निम्नलिखित रूप होते हैं। तो ये हो जाएगा मात्रा और बलाघात, सुर, और फिर हो जाएगा अनुनासिकता और संगम। स्वर और व्यंजन जो होता है ये होता है खंड्य ध्वनियां होता है। देखिए स्वरों के उच्चारण के संदर्भ में ओष्ठों की स्थिति में प्रमुख प्रकार होते हैं। ये हो जाएगा अवृत्तमुखी और फिर हो जाएगा वृत्तमुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण की विशेषताएं हैं। पहला हो जाएगा स्पर्श ध्वनियों के उच्चारण में वायु को मुख वीवर में ही कहीं रोका जाता है, ठीक है। कहाँ रोका जाता है? कहीं मुख में ही रोका जाता है। तो ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर है च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, सही है, पंचमाक्षर नासिक के होते हैं। और य, र, ल, व संघर्षी व्यंजन होते हैं, ये बात सही नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो याद रखिएगा मूर्धन्य में च, छ, ज, झ नहीं आता है। मूर्धन्य में ये नहीं आता है, याद रखिएगा। ये किस में आता है? मूर्धन्य में आता है प, फ, ब, भ, म, न, ये वाला जो है ये आता है मूर्धन्य में। तो ये हमारा जो थर्ड है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए स्पर्श संघर्षी और प्रकंपित के क्रम के आधार पर वर्णों का सही अनुक्रम हो जाएगा थ, छ, श और र। देखिए श्वास के आधार पर ध्वनि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला हो जाएगा श्वास के आधार पर ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण। फिर है अल्प प्राण के उच्चारण में प्रश्वास की अधिक मात्रा, महाप्राण के उच्चारण में कम मात्रा लगती है। अपोजिट लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये गलत है। फिर देखिए वर्ग के प्रथम एवं तृतीय वर्ग अल्प प्राण, दूसरे चौथे वर्ग महाप्राण होते हैं। क, ख, छ, छ, ट, ड, त,
त द प ब। अल्प प्राण तथा ख घ छ झ ठ और ढ थ ध फ और भ महाप्राण के उदाहरण हैं। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए निम्न में घोष वर्ण कौन से हैं? घोष वर्ण, मैंने आपको क्या बताया था घोष वर्ण कौन होते हैं? बताइए घोष वर्ण कौन होते हैं? मैंने अभी आपको बताया है कि घोष वर्ण कौन होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पहला ग और घ जो हो जाएगा वो घोष वर्ण है। उसके बाद ये इया और ड हो जाएगा, ये भी क्या है, घोष वर्ण है। फिर देखिए उपसर्गों की विशेषताएं कौन सी होती है? तो देखिए सबसे पहला उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं, सही बात है। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशज उपसर्ग, ये भी सही है। फिर उसके बाद है संस्कृत में 20 उपसर्ग है, गलत है। संस्कृत में 22 उपसर्ग है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। फिर अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रचलित है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आई, ई या वट प्रत्ययों के क्रम के आधार पर उनके उदाहरणों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पिटाई, बिटिया, सजावट। क्या हो जाएगा? पिटाई, बिटिया और सजावट। देखिए अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, एक साइड पे एग्जाम्पल है, दूसरे साइड पे उसका समास है। देखिए देशभक्ति, देशभक्ति कौन सा समास हो जाएगा? देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड वाला भक्ति पद है ये क्या हो जा रहा है, ये मेन हो जा रहा है, और देश जो है वो गौड़ हो जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, पंकज। पंकज तो मैंने आपको बताया है ये विशेष अर्थ देगा, बहुव्रीहि समास। उसके बाद नीलाकाश, नीलाकाश, ठीक है, नीलाकाश जो होगा ये क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं बेसिकली आकाश का कर्म बता रहा है। आकाश नीला है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्मधारय समास हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन में हो जाएगा अवयवी भाव समास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है उच्चारण का स्थान और वर्ण। जैसे देखिए यहाँ पर ओष्ठ है, यानी ओठों से निकलने वाला ध्वनि है प, फ, ब, भ। फिर है कंठ, कंठ का हो जाएगा क, ख, ग, घ। फिर उसके बाद है वर्त से, वर्त से का हो जाएगा न, ल, र, स। फिर उसके बाद है मूर्धन्य, मूर्धन्य के क्या हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ। देखिए शायद मुझे लगता है कि मैंने पीछे मूर्धन्य में आपको प, फ, ब, भ बता दिया था, तो ये वो चीज़ गलत होगा ना, ये होगा प, फ, ब, भ जो है ये ओष्ठ्य हो जाएगा। मूर्धन्य होता है ट, ठ, ड, ढ। इसको यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ठीक है, पुराने वाले पहले वाले क्वेश्चन में। देखिए आगे जो क्वेश्चन देगा, जो दिया हुआ है वो है निम्नलिखित स्थापना एवं तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो 2 स्टेटमेंट है, उसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए ये देखते हैं। देखिए स्थापना में हो जाएगा नदी, रोटी, दर्जी, बोली आदि शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था नदियों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। फिर उसके बाद तर्क में क्या दिया हुआ है, तर्क में दिया हुआ है क्योंकि इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये बात तो सही है कि स्त्रीलिंग होते हैं इकारांत शब्द, लेकिन क्या दर्जी जो है वह क्या स्त्रीलिंग है? नहीं, नदी होती है लेकिन दर्जी नहीं होता, बोली भी होती है लेकिन दर्जी नहीं होता, ठीक है। तो ये इस वजह से ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर स्थापना में लिखा है कि बुराई, ममता, दीनता, दूध, सोना, जल आदि शब्द एक वचन में है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विशेषण युक्त शब्द होते हैं या फिर द्रव्य वाले जो शब्द होते हैं, पदार्थ वाले जो शब्द होते हैं, वे हमेशा एक वचन में ही होते हैं। कल ही मैंने क्लास में आपको ये पढ़ाया है। तर्क में क्या दे रहा है, क्योंकि भाववचन संज्ञाएं जो होती है, भाववाचक संज्ञाएं व द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचनीय होती है। यहाँ पे भी वही दिया जो मैंने आपको बताया, तो ये दोनों ही क्या है, सही है। देखिए लिखा है मक्खन दूध से निकलता है, वाक्य में अपादान कारक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ कहीं ना कहीं अलगाव की भावना है कि मक्खन जो है वो किससे निकल रहा है, तो दूध से निकल रहा है। तर्क क्या कह रहा है कि अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप होता है जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है, बिल्कुल सही। फिर यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
स्थापना है कि दल, सेना, टुकड़ी, ढेर, गुच्छा आदि शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो बिल्कुल गलत है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये समूहवाचक संज्ञा है, न कि द्रव्यवाचक। तर्क में हो रहा है कि क्योंकि इन शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं का बोध हो रहा है। ये बात तो सही है। देखिए लिखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत में जिसकी उसकी शब्द संबंध वाचक है, तो बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं भैंस का संबंध बता रहा है। फिर है उसका तर्क दिया है क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए लिखा है स्थापना में कि वह महिला क्या है, सुंदर है। वाक्य में विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण कैसे हो गया बताइए? क्योंकि यहाँ पर विशेषण से पहले विधेय आया है। ठीक है, विशेषण से पहले क्या आया है, विधेय आया है, तो इसीलिए वहां पर क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। फिर तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत विशेषण सुंदर जो है वो विशेष्य महिला के बाद विधेय के साथ रहता है। याद रखिएगा, महिला क्या है, पहले है, और कहीं ना कहीं जो क्रिया है वो उसके बाद है, मतलब महिला के बाद विधेय के साथ रहता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे विधेय विशेषण है। फिर देखिए स्थापना, नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं है। देखिए नाम बोधक क्रियाएं जो है वो संयुक्त क्रियाएं नहीं है। फिर है संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती है और नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा या विशेषण के मेल से बनती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए लिखा है कि भले ही किसी वाक्य में सार्थक शब्द हो, परंतु यदि वे एक निश्चित क्रम में ना हो तो उसे वाक्य नहीं कह सकते। सही बात है। तर्क क्या लिखा हुआ है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। अब देखिए दूसरा है कि ई, बड़ी ई, ए और ए अग्र स्वर हैं। बिल्कुल सही है। इसके उच्चारण में मुख का जो अग्र भाग है वो प्रयोग में आता है। तर्क क्या कह रहा है कि जिह्वा के पश्च भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। बिल्कुल गलत है, तो साफ साफ पता चल रहा है अग्र भाग से उच्चारण होगा तब उसे अग्र स्वर कहेंगे, पश्च भाग से होगा तब उसे पश्च स्वर कहेंगे। देखिए बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।